हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा जाए तो दो फेजेस में है। यह है हमारा फर्स्ट फेज और यह है हमारा सेकंड फेज। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले क्या चलता था? तो एग्रेरियन और हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस चलते थे। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जस्ट पहले हमारा एग्रेरियन या हैंडीक्राफ्ट चलता था, जिसको एग्रेरियन रेवोल्यूशन भी कहते थे। इंडस्ट्रीज आए, ठीक है, जिसमें मशीन का हेल्प लगेगा, इंडस्ट्रीज बनेंगी, नई चीजें क्रिएट होंगी। ठीक है। ठीक है ना। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं? ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? एग्रेरियन से इंडस्ट्रीज की तरफ। यानी एग्रेरियन में जो भी चीजें बन रही हैं उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसको उसमें कुछ चेंजेस करके फिर उसको आगे सेल आउट किया जाएगा। तो इसका फर्स्ट फेज है आपका 70 60s टू 80 40s और सेकंड फेज है हमारा 19th सेंचुरी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले फर्स्ट फेज देखते हैं। तो फर्स्ट फेज यानी वही हमारा 70 60s में यूरोप के राउंड। पहले क्या होता था? एग्रीकल्चर सोसाइटी होती थी, सब लोग कहीं ना कहीं जो फूड ग्रेन्स वगैरह होते थे उसको प्रोड्यूस करते थे और अपना सर्वाइवल चलाते थे। ठीक है ना। मेनली उनका जो बोल सकते हैं लड़ाई चलती थी वो सर्वाइवल की चलती थी। ठीक है। जीडीपी क्या था उस टाइम पीरियड पे? कम था। और हायरार्की सिस्टम चलती थी, यानी जो किंग है किंग का ही बेटा किंग बनेगा, राजा का बेटा राजा, वो वाला सिस्टम था। कोई कैपिटलिज्म नहीं था। ठीक है। सिंपल लाइफस्टाइल, जॉइंट फैमिली, सुपरस्टिशियस पीपल। ठीक है ना। यानी अंधविश्वास लोग ज़्यादा करते थे। जो भी ट्रेडिशन पहले के बने हुए, बिना साइंटिफिक मैनर में सोचे हुए, उन चीज़ों को फॉलो करते थे। ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों में चेंजेस आना शुरू हुआ? तो स्टीम इंजन का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, 70 60s में। अब इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होगा। ठीक है। पीपल्स का मूवमेंट इंक्रीज होगा। लोग डिफरेंट स्टेट्स जाएंगे, कंट्रीज जाएंगे। अब जाएंगे किस लिए? आपने माइग्रेशन के बारे में पढ़ रखा होगा। लोग माइग्रेट करते हैं मेनली, अगर आज भी देखा जाए मेनली माइग्रेशन का रीजन होता है जॉब। ठीक है, अच्छा एजुकेशन। ठीक है। या फिर वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ क्लाइमेटिक या फिर सोशल कंडीशंस अच्छे नहीं है, तब लोग माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है। तो फॉर जॉब और अदर थिंग्स के लिए उस टाइम पे भी जो लोग थे वो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। नेशनैलिटी डेवलप होनी शुरू हुई कि मैं इस कंट्री का हूँ, मैं उस कंट्री जाऊँ या नहीं जाऊँ। स्टीम इंजन के आने की वजह से फिर जीडीपी में इंक्रीज हुआ, लाइफस्टाइल्स में चेंजेस आए। ठीक है। नेवी अच्छी हुई। ठीक है। अब इंग्लैंड के जो लोग थे वो डिफरेंट प्लेसेस जाने लगे, जैसे आपको पता होगा इंडिया वगैरह भी आए थे, ब्रिटिश कंपनी। ठीक है। तो ये इंग्लैंड की बात हो गई। अब इंग्लैंड क्या हो गया? पावरफुल हुआ, क्योंकि वहां पे आपका स्टीम इंजन बनना शुरू हुआ। ठीक है। अब स्टीम इंजन बनेंगे, देखो कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बेस है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बेस है वो बेस कहा जाता है स्टीम इंजन को। इसीलिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्टीम इंजन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंजन बनेगा तभी आपकी फैक्ट्रीज भी रन होंगी। ठीक है ना। इसीलिए जब इंजन बना तो फिर फैक्ट्रीज बनी, फैक्ट्री से चीज़ों को सेल आउट करना था, तो ये सारी चीज़ें फिर इंक्रीज हुई। अब इंडस्ट्रीज देखो क्रिएट हुए, टेक्सटाइल्स यानी कपड़ों की जरूरत। अब ये इंग्लैंड वाले लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कपड़े की जैसी जरूरत हमें है, लोगों को भी होगी। अच्छा, मशीन जब ये इंजन डिस्कवर हो गया, अगर हम फैक्ट्री क्रिएट करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो कम पीरियड में हम ज़्यादा कपड़े बना सकते हैं। और ज़्यादा कपड़े बनाएंगे, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का जरिया हो गया है, ट्रेन्स जो बन गए हैं, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में या स्टेट्स में इन चीज़ों को पहुंचा पाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो जान रहे हैं टेक्सटाइल्स की जो नीड है वो पूरे होल वर्ल्ड में है, सबको कपड़े चाहिए। ठीक है। अभी से अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट ट्रेन है वो आपको 1825 इंग्लैंड में चला। और इंडिया में जो फर्स्ट ट्रेन चला है वो 1853 लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड बोलना तो सही नहीं है, डलहौजी के टाइम पीरियड में चला है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों का आप चाहें तो लोकेशन मुझे कमेंट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक चला, ये पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है। चलिए, अब सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में जो कि 19th सेंचुरी में हुआ वो देखते हैं। एक स्टोरी है आपको समझाने के लिए कि कैसे इंग्लैंड उस टाइम पीरियड में काफ़ी अमीर हुआ, क्या प्राइम रीज़न था। तो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहीं पे आपका स्टीम इंजन वगैरह बना, ट्रेन्स पहले वहीं पे चली हैं, तो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने बोला कि आप इंग्लैंड की ही बनी हुई चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है ना। आप दूसरे कंट्री की चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, आप यहीं की बनी हुई चीज़ों को खरीदेंगे। अब यहाँ की चीज़ें जो बन रही हैं वो किस में बन रही है? फैक्ट्रीज में बन रही हैं। ठीक है।
एक स्टोरी भी है कि कोई इंग्लैंड की लेडी थी, उसने उन्होंने एक हैंकरचीफ खरीदा था जो कि इंडियन मेड था, ठीक है ना। ऐसे भी मैं बता रहा हूँ, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो वर्ल्ड फेमस थी, ठीक है, ये वर्ल्ड फेमस थी। इसके बारे में थोड़ी देर में फिर चर्चा करेंगे हम। तो उन्होंने क्या किया, एक हैंकरचीफ लिया, रुमाल लिया जिसपे एक फ्लावर बना हुआ था और वो हाथों से बनाया हुआ था। तो उस लेडी को किसी ऑफिसर ने देख लिया और पेनल्टी लगी 200 पाउंड। ये पेनल्टी क्यों लग रही है, क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लैंड की चीजें खरीदनी है, जो इंग्लैंड में बन रहा है वही आपको खरीदना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, वहां के जो ऑनर्स हैं उनका इनकम बढ़ेगा और फिर और फैक्ट्रीज खुलेंगी वर्ल्ड में डोमिनेंस बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि ये हुआ क्या था। ये स्टोरी थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में बता दे रहा हूँ। अब इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट थी ना, वो बहुत फेमस थी। इसको मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड फेमस, ठीक है। अब मान लो यहाँ की हैंकरचीफ इंग्लैंड जा रही है, ये 50 रुपए की चीज़ों को हम भेज रहे हैं। अब यहाँ की गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। मान लो 10 रुपए का टैक्स लगा दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ कितनी हो गई, 60 रुपए की हो गई। अब यहाँ से सेम ही चीज़ है, वही रुमाल ही मान लो, ये रुमाल ये भेज रहे हैं इंडिया, और ये रुमाल क्योंकि इंडस्ट्री में बन रहा है तो सस्ता होगा, तो ये आ गया 30 रुपए में। अब 30 रुपए वाली चीज़ों पे भी टैक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी, ये भी एक कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री है, तो टैक्स लगेगी। लेकिन टैक्स नहीं लगा रही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैठे ब्रिटिशर्स थे, तो इनके कंट्री से जो सामान आ रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं, तो ये 30 की 30 रुपए वाली चीज़ आ गई। अब एक तरफ समझो आप 30 रुपए की चीज़ है, एक तरफ 50 रुपए की चीज़ है। लोग किसे खरीदेंगे सर, लोग 30 रुपए का खरीदेंगे। तो ऐसे करके हमारी जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस था ना, उसको पूरा खत्म किया गया। एक और तरीका इसने अपनाया था जो आज चाइना भी अपना रहा है, और अपनाना ही चाहिए, क्या बोला जाए इस पर, कि इसको कहते हैं स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग मार्केट बनाना। स्प्रॉलिंग मार्केट क्या होता है? स्प्रॉलिंग का मतलब होता है पड़ा रहने वाला। यानी जरूरी नहीं है कि हम एग्रेसिव सेलिंग करें, हम बस ये 30 रुपए वाली चीज ला के भी रख देंगे ना, लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें क्या खरीदना है। अगर उन्हें चीजें सस्ते दाम पे मिल रही हैं तो वो 30 रुपए वाला अपने आप खरीदेंगे, 50 वाले को कोई नहीं पूछेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ था, हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था ना, ये पूरा का पूरा बिजनेस जो था खत्म हो गया था। और जबकि इसमें हम वर्ल्ड फेमस थे, सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज थे वो हमसे सामान खरीदते थे। अच्छा, इंग्लैंड वाले क्या एक और बदमाशी करते थे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आपके इंडियन इकोनॉमी में काम आएगा। कि यहाँ से जो सामान जा रही है ना, ये जो 50 रुपये में, तो यहाँ टैक्स लगा दिया 60 रुपया। तो यहाँ पे तो बैठे ब्रिटिशर ही हैं, वो क्या बोलते थे, तुम अपना 50%, जो भी इंडिया का टोटल ट्रेड था ना, उसमें से 50% वो क्या करते थे, अपने ही कंट्री भेजते थे। यानी मान लो मुझे अगर चाइना में ये रुमाल भेजना है तो मैं भेज नहीं सकता। ब्रिटिशर बोलते थे तुम्हें बस पैसे से मतलब है ना, तुम्हें 50 रुपये चाहिए बस इस रुमाल का, मैं दिलवा दूंगा। तो ये चाइना नहीं भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, इंग्लैंड। अब ये क्या करते थे ना, यहां से चाइना भेजेंगे, मान लो ये 60 रुपए का रुमाल है, तो इसको अब 70 रुपए करके यहाँ भेजेंगे। तो चाइना के लोग भी सोचेंगे ना, पहले तो ये रुमाल 50 रुपए में आ जाता था, अब 70 रुपए में आ रहा है, ठीक है, तो ये भी लेना बंद करेंगे। समझ पा रहे हो? इस तरीके से टारगेट करके हमारे इस इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया था, खत्म किया गया था। और एक और चीज इसमें मैं बता दे रहा हूँ, एक डक्काई मुस्लिन होता था, डक्काई मुस्लिन, इसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, मलमल का। तो उसके बने कपड़े भी बहुत, जो रॉयल फैमिलीज होती थी आउटर वर्ल्ड में, वो लोग भी इसका यूज काफी ज्यादा करते थे। तो इस तरीके से हमारे इस इंडस्ट्री को खराब किया गया था, ठीक है। तो इंग्लैंड ने बोल रखा है कि सिर्फ तुम्हें हमारे ही कंट्री की चीजों को खरीदना है। अब ऐसा किया क्यों जा रहा है वो देखते हैं। तो इंग्लैंड की जो पब्लिक है वो क्या करेंगे, गुड्स खरीदेंगी जो इंग्लैंड की इंडस्ट्री से बनी हुई है। अब इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल ऑनर का, जिसका वो इंडस्ट्री है, जिसने उसे बनाया है, उसके पास प्रॉफिट भर भर के आ रहा है। अब इससे क्या हुआ, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई, ठीक है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी आप जानते हैं, जो ओन, कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये हुआ, कैपिटलिज्म बढ़ा। अब क्या हुआ, क्लास स्ट्रेटिफाइड हुआ, क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो अब ये रिच होते जाएंगे। अच्छा, जो काम कर रहा है इसमें, जो वर्कर्स हैं, वो पुअर होते जाएंगे।
क्योंकि देखो अभी ये नया नया है, अभी हमें नहीं समझ में आता, लेकिन उस टाइम पीरियड के हिसाब से सोचो कि काम तो मशीन कर रहा है ना, तुम बस मशीन को चला रहे हो, तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ रही, काम तो मशीन कर रहे हैं, तुम कम काम कर रहे हो। यही उस टाइम के वर्कर्स सोचना शुरू किए। वर्कर्स क्या सोच रहे हैं? एलिनेशन, यानी मैं अलग हूं, मेरे स्किल्स के, मेरे नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि काम कौन कर रहा है? मशीन्स कर रहा है। हमारे स्किल्स की कोई जरूरत नहीं है, ह्यूमन स्किल्स की कोई जरूरत नहीं है। अब कोई स्विच है, उसको चालू कर देना, अब वो मशीन चल रहा है, इसमें मेरा तो कोई काम नहीं है, मैंने कोई स्किल अप्लाई नहीं किया, मैंने तो बस एक स्विच दबा है। समझ पा रहे हो? तो ये होने लगा, इसीलिए सोसाइटी बंटना शुरू हो गई, स्ट्रेटिफाइड होना शुरू हो गई। अब यहाँ से वही क्लास बनना शुरू हुआ, रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ठीक है, चलो। हाँ, पब्लिक के लाइफस्टाइल्स चेंज हुए। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से। अब देखते हैं, यहाँ मैंने दोनों फेजेस को लिख दिया है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फर्स्ट फेज में क्या हुआ? स्टीम इंजन हुआ, स्टीम इंजन का डिस्कवरी हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, न्यू इन्वेंशन हुए, इसको रॉ इन्वेंशन भी कहते हैं, प्लेन बने, कोल एंड आयरन का यूज हुआ इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। ठीक है, बहुत तेजी से जो एग्रेरियन सोसाइटी थी वो इंडस्ट्रियलाइज होना शुरू हो गई। नेवी सिस्टम सुप्रीम हुआ। मर्केंटाइजर जो व्यापारी होते थे उनका फेज रहा, क्योंकि वो जो भी चीज़ें इंडस्ट्रीज में बन रही हैं उनको जाके डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वो बेच रहे थे, ट्रेड उनका ज़्यादा हो रहा था, इसे जीडीपी राइज हो रही थी। ठीक है, तो सोसाइटी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। ये हुआ है फर्स्ट फेज की कहानी। सेकेंड फेज में क्या हुआ? मोर डेवलपमेंट। ठीक है, और हम कह सकते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट, जैसे ट्रेन्स हुए। अब यहाँ पे जो ट्रेन चल रही है, ट्रेन 70-60s में ही चल गई, लेकिन वो छोटी वाली थी, स्टीम इंजन वाली थी। अब बड़े वाले जो ट्रेन थे वो चलना शुरू हुए, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, देखो यहीं से शुरुआत हो रही है साइंटिफिक डेवलपमेंट की। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि लोगों का भरोसा हो रहा है। ये जो हम पढ़ते हैं ना अभी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, उसकी बात हो रही है कि हाँ, अगर हम एजुकेशन प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, इससे ये काम होगा, इससे ये चेंजेस आएंगे, तो इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। लोगों का ट्रस्ट, पहले लोग क्या है, सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वास पे ज़्यादा चल रहे हैं। अब धीरे धीरे उनका सोच बदलेगा, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। ठीक है ना, तो एजुकेशन भी इंक्रीज हुआ इंग्लिश का। ठीक है, पीपल्स लाइफस्टाइल चेंज हुए, अर्बनाइजेशन बढ़ा तेजी में, क्योंकि जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगेगी, कॉमन सी बात है, मैं यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ कि अब इंडस्ट्री यहाँ बनेगी। आज के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये इंडस्ट्री मैंने यहाँ बना दी भाई, यहाँ 50 वर्कर काम कर रहे हैं। अच्छा, 50 वर्कर में भी सब अलग अलग हैं, कोई मैनेजर लेवल का है, कोई इंजीनियर है, कोई नॉर्मल एकदम सिंपल वर्कर है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के वर्कर हैं, अलग अलग सैलरी है। अच्छा, इन सब की सैलरी रखने के लिए बैंक्स चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, इन सब के खाने के लिए होटल्स चाहिए, कपड़े के लिए क्या बोलते हैं, क्लोथ्स बोलते हैं, क्लोथ्स के लिए दुकान चाहिए। ठीक है, अब ये आएंगे तो अकेले शायद रह ना पाए, तो फैमिलीज लेके आएंगे, क्वार्टर्स चाहिए। फैमिली आएगी, बच्चे आएंगे, बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए, स्कूल चाहिए। स्कूल में गए, लड़ाई झगड़ा कर लिया, सर फोड़ दिया, हॉस्पिटल चाहिए। अगर केस वगैरह ज़्यादा सीरियस मैटर हो गया, एफआईआर वगैरह है, तो पुलिस स्टेशन, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे ऐसे जहाँ भी इंडस्ट्री बनती है ना, वहाँ धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा एक अच्छी पॉपुलेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके अर्बनाइजेशन होना शुरू हुआ, ऑर्थोडॉक्सी खत्म हुई। ठीक है ना, ये जो सुपरस्टिशन था पहले वाला, अंधविश्वास था कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये धीरे, क्योंकि लोग के अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो रहा है, लॉजिक डेवलप हो रहा है। ठीक है ना, तो लॉजिक, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होना शुरू हुआ। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट क्या है? कोल एंड आयरन अर्थ एक्सट्रैक्शन होना शुरू हुआ इनका। ठीक है, क्योंकि स्टीम इंजन बनाना है, इसके लिए कोल चाहिए, इंजन चाहिए, इंजन के लिए मतलब लोहा चाहिए। ठीक है, मशीन्स डेवलप हुए, ये मेन रीजन था आयरन ओर का। ठीक है ना, क्योंकि मशीन बनाने के लिए आपको लोहा चाहिए, तो आयरन ओर का जो मेनली एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो इंजन्स बनाने के लिए या मशीन्स बनाने के लिए हो रहा है, और कोल उनको चलाने के लिए। फिर क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ट्रांसपोर्ट का रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है ना, बेटर रोड्स, कैनल्स, रेलवेज, फैक्ट्री प्रोडक्शन को अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाना है तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ। ठीक है,
हैवी लोड्स को कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले क्या था कि आप हैवी लोड्स को, जैसे जो जानवर वगैरह होते थे, हॉर्स वगैरह ये सब होते थे, तो आप हैवी लोड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके नहीं जा सकते थे, और अगर लेके भी जा सकते थे तो समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता था। अब समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा और हैवी लोड्स को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस बड़ा इजीली पहुंचा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेंशन हुआ, ठीक है ना। कॉटन एंड वूल इंडस्ट्री बनी, इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन काफ़ी स्पीड किया गया, और ये ब्रिटिशर्स ने ही किया था, ठीक है ना। अब स्टीम इंजन है उनके पास, तो ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, इससे उनको काफ़ी ताकत मिला कि वो अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको वर्ल्ड लेवल पे फैला सकें, और जितने ही चीज़ों को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड लेवल पे उनका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप सोच पा रहे हो इतने कंट्रीज में राज कर पाना इतना आसान नहीं है, आपके लिए उसके लिए थोड़ा फंड भी चाहिए, तो ये फंड इनको यहीं से आ रहा है, ठीक है। हर जगह से वो क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स बस ले रहे हैं, खासतौर पे इंडिया, क्योंकि यहाँ कॉटन मिल रहा है, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा है, लकड़ियाँ मिल रही हैं, कॉटन मिल रहा है, तो यहाँ से सारी रॉ चीज़ों को लेके जाना है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं भी मॉडर्न के हिसाब से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये आम है। सस्ते में हम क्या करेंगे, इंडिया से ही आम ले लेंगे, ठीक है, इस आम का जूस बना देंगे, इंडिया के ही कोई एक्ट्रेस हैं उनसे एडवर्टीजमेंट करा देंगे, और इंडिया के ही लोगों को क्या पिलाएंगे, स्लाइस पिला देंगे, सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, ये सब एग्जाम्पल याद रखना है, दिमाग में आपके बना रहेगा कैसे सामने वाले जो पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। जो आम दे रहा है उसका भी फायदा हो रहा है, वो एक्ट्रेस एडवर्टीजमेंट कर रही है उनको भी पैसा मिल रहा है, जो इस बोतल को सेल करेंगे उनको भी पैसा मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, मोटा प्रॉफिट होता है वो कहीं और चला जाता है। अब उस टाइम पे क्या हो रहा था भाई, कॉटन इंडिया से ले लो, वहां पे जाके बना दो सूट और जैकेट, शर्ट, ये सारी चीजों को बनाओ और किसको बेचो, इंडियंस को बेचो, ठीक है। तो वो पहले चल रहा था, इसके लिए स्वदेशी मूवमेंट वगैरह भी हुआ था, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यहीं से इनके पास देखो, बात समझो, यहीं से इनको मेन फंड्स आ रहे हैं, पैसा जो मोटा प्रॉफिट जो इनको आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, इसी से वो बहुत कंट्रीज पे राज कर रहे हैं। और आज भी देखा जाए तो सिनेरियो ज़्यादा चेंज नहीं है, आप खुद देख लो कि आप चीज़ों को जो पहन रहे हो, आपको सिर्फ पता करना है कि वो जो कंपनी है उसका ओरिजिन कहाँ है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड, ठीक है ना, जो व्यापार कर रहे हैं उनसे उनको काफ़ी पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोग भी जो व्यापारी थे उनके पास जो पैसा आ रहा था, प्रॉफिट आ रहा था, वो वहाँ के फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। राइजिंग पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन अगर वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, डिमांड सब चीज़ों का बढ़ता है, लेकिन एटलीस्ट ये दोनों चीज़ें जो बोलते हैं ना बेसिक नेसेसिटीज, फूड और क्लोथ्स तो चाहिए ही चाहिए, तो उसका व्यापार करना है। इंडस्ट्रीज में आप देखते, सोचो कितना मज़ेदार चीज़ है ना, कि आप जैसे कोई किसान है, वो फार्मर है, वो गेहूँ उगाया, ठीक है, मान लो ये 5 kg का गेहूँ का वो है, ये 50 रुपये में वो बेच रहा है, इसको कोई इंडस्ट्री लेके जा रही है, आटा बना रही है और इसको 100 रुपये में बेच रही है, उतना खर्चा भी नहीं लग रहा है, लेकिन उस चीज़ को बढ़ा के कितना बेचा जा रहा है। कॉमन सेंस, अब इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा चेंज नहीं कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन आप ये एग्जाम्पल थोड़ा देख के देखो कैसा लग रहा है कि 50 रुपये का गेहूं फार्मर से खरीदा गया और 100 रुपये का आटा आपको बेचा जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी उस टाइम पे हुई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसलिए मूवमेंट्स वगैरह भी चलाए गए थे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इफेक्ट, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट पड़ा, किन किन एरियाज में पड़ा वो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सोशल इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट है हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, फैशन ट्रेंड्स, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट फैशंस आए, उसको जिनको अच्छा लगा उन्होंने अप्लाई किया, फिर वही बात है मॉडर्निटी वाली, कि जो मेरे फादर्स को अच्छा लगा है वो मेरे लिए ट्रेडिशन बन गया है, उसको मैं फॉलो करूंगा ही करूंगा। एजुकेशन, वर्नाकुलर एजुकेशन धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो ख़त्म हुआ, जैसे मुस्लिम्स, उर्दू, संस्कृत, ये सब खत्म हो गए, इंग्लिश एजुकेशन पे सबका फोकस गया। सिटीज़ बनना शुरू हुए, अर्बनाइजेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ, ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हो रहा है। ऑर्थोडॉक्सी जो नेचर थी वो खत्म हुई, यानी अब लोग लॉजिक और साइंटिफिक चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं,
ठीक है ना, कि ये साइंटिफिक है या नहीं है, लॉजिक इसका सही है या नहीं है, प्रॉपर एविडेंसेस हैं या नहीं है, इस पे लोगों का ट्रस्ट जाना शुरू हुआ। न्यूक्लियर फैमिली हो गई, आज आप देखोगे जॉइंट फैमिली रेयर में रेयरेस्ट बच गई हैं। गांव वगैरह में आपको जॉइंट फैमिली मिल जाएगी, लेकिन वो भी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो बाहर ही चल जाते हैं, और धीरे धीरे फिर उनकी वाइफ जाती हैं, फिर बच्चे वहीं पे एजुकेशन लेने लगते हैं, फिर वो गाँव नहीं लौटते। फेस्टिवल्स वगैरह में लौटते हैं, लेकिन ऐसे जनरली लौटते नहीं हैं, ये भी देखा गया। कंपटीशन बढ़ा। अब कंपटीशन जितना तो ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा कि हम इससे compete कर रहे हैं, हम खुद से compete कर रहे हैं, हम किसी कंपनी से compete कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो डिप्रेशन है, समटाइम्स सुसाइडल थॉट्स आएंगे। तो ये सारे हमें सोशल इफेक्ट दिखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। आगे देखते हैं पॉलिटिकल इफेक्ट क्या रहा। हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, पहले तो मोनार्की ही सिस्टम था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, यानी अब क्वीन जो भी होंगी उनको वो चीज़ें माननी होगी जो वहाँ से पास हुई है। फिर डेमोक्रेसी आया, राइट टू वोट मिला, वुमेन्स को भी बहुत सारे राइट्स मिले, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बढ़ी, ठीक है ना। लीगली लोग एक्टिव होना शुरू हुए, खासतौर पे इंटेलेक्चुअल लोग, क्योंकि जब तक आप लॉ नहीं समझोगे तब तक चीज़ों को आप क्वेश्चन कैसे करोगे। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है तो मैं उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे लोग इंटेलेक्चुअल होना शुरू हुए, ठीक है ना, जैसे कार्ल मार्क्स हुए, बहुत सारा सवाल खड़ा किया। पॉलिटिकल पार्टीज बनना शुरू हुई, प्रेशर ग्रुप्स बनना शुरू हुए। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इफेक्ट है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक इफेक्ट। अब मशीन्स आई हैं तो मास प्रोडक्शन होगा, वर्कर के लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बढ़ा लोगों का, ठीक है, क्योंकि वो वर्क कर रहे हैं, उनके बदले उनको सैलरी मिल रही है। और सैलरी यानी सैलरी का मतलब हो जाता है एक्सपेंस, एक्सपेंस देने के बाद जो बच रहा है वो प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट ऑनर का हो गया। जीडीपी राइज होना शुरू हुई। ग्लोबलाइजेशन आया, यानी प्रोडक्ट्स अब दूसरे कंट्रीज में भी जाएंगे, यानी एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो रहा है। जो चीज़ें यहाँ नहीं मिल रही हैं, अगर इसके कंट्री के पास है तो ये यहाँ पे भेज देंगी, ठीक है। इससे कंपटीशन बढ़ा। एग्जांपल जैसे टोयोटा कार, जैपनीज कंपनी है लेकिन इंडिया में भी आ गई, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। बैंक रिफॉर्म्स आए, ठीक है ना, कि सिर्फ सिटीज़ में ही बैंक्स क्यों रहेंगे, ठीक है कस्टमर ज़्यादा है, लेकिन जो रूरल एरिया है उनको भी बैंक चाहिए, तो रीजनल बैंक्स आए। इंडिया में भी आप जानते होंगे जैसे आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक। टैक्सेशन, अब टैक्स गवर्नमेंट को आपको देना है, अब कुछ लोग हैं उसमें टैक्स को होल्ड करते हैं, उसी को हम ब्लैक मनी कहते हैं। इन्फ्लेशन आया, महंगाई बढ़ना शुरू हुई धीरे धीरे। उसी में फिर देखो बहुत सारी थ्योरीज भी आती हैं, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज है। हम पढ़ तो सोशियोलॉजी रहे हैं, बट अदर सब्जेक्ट्स के भी तो एस्पेक्ट है ना। अब इकोनॉमिक्स में ही देखा जाए, इन्फ्लेशन सही है या नहीं है, कितना परसेंट रहना चाहिए, हर एक कंट्री को कितने परसेंट इन्फ्लेशन रखना चाहिए, कितना कंट्रोल करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई। अब इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या रहे। तो पहला देखेंगे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा है, दूसरा देखेंगे निगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा। पॉजिटिव इम्पैक्ट में है कि न्यू इन्वेंशन होना शुरू हुआ, ठीक है ना, लोगों के लाइफ में भी चेंजेस आए, ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्म हुए वो सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, ठीक है। साइंटिफिक डेवलपमेंट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में तो हुआ ही हुआ था, मेडिसिन में होना शुरू हुआ, फूड में होना, रोड रेलवे, इन सब में कहीं ना कहीं साइंटिफिक डेवलपमेंट होना शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। मूवमेंट, मूवमेंट बढ़ा लोगों का ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। बिजनेस, अब जैसे जैसे आप बाहर निकलोगे, चीज़ों को देखोगे, आपको आइडियाज़ मिलेंगे। ऐसा कहा भी जाता है जनरली कि आपको अगर आइडियाज़ खोजने हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ किताब में मिलेगी। आप भ्रमण करोगे, घूमोगे, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। आपको पता चलता है अदर एरियाज़ में, डिफरेंट टेरेन्स में लोग कैसे रह रहे हैं, तो वहाँ से आपको शायद ना कोई आइडिया मिल जाए बिजनेस करने का, ठीक है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वाइडर हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ा, इसके वजह से पर कैपिटा इनकम जो था वो इंक्रीज हुआ। अब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तो जीडीपी भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंपटीशन इंक्रीज हुआ, ठीक है, किसके वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। जाहिर सी बात है, अगर कोई कार मेरे कंट्री में आएगी, फॉरेन कार है, ठीक है ना, लैम्बोर्गिनी है, बीएमडब्ल्यू है, तो अब जो मेरे कंट्री की कार है उसके बीच में कंपटीशन होगा, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा? कंपटीशन की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन और स्किल फॉर्मेशन,
कि अगर भाई BMW को टक्कर देना है, अगर मेरा सेल्स गिर रहा है, मेरे कंट्री के लोग BMW को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्वालिटीज़ है जो मेरे कार से अच्छी है। तो हमें क्या करना होगा, अपने कार का जो भी कमियां हैं उसे ठीक करना होगा। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। तो स्किल का फॉर्मेशन होगा, हम अच्छे अच्छे लोग को हायर करेंगे जो उस लेवल का कार बना सके, या जो हमारा कार है उसमें जो कमियां हैं उसको ख़त्म करके कुछ नई क्वालिटीज़ को ऐड ऑन कर सकें। कंजेस्टेड सिटीज़ होना शुरू हुई। ठीक है। पॉपुलेशन सेटल डाउन देयर, क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी वहीं पे लोग जाएंगे, वहीं पे जाएंगे तो चीज़ें क्या होंगी, कंजेस्टेड होंगी। आज भी लोग अर्बन एरिया में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो एरिया क्या हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है। ऑर्थोडॉक्सी क्या हुई, रिड्यूस हुई। सब लोग अब क्या करते हैं, रैशनल थिंकिंग करते हैं। एजुकेशन मिला, नेवी सुप्रीमेसी हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेशनैलिटी के बारे में लोग सोचने लगे कि मेरी कंट्री है, मेरे कंट्री को किन चीज़ों से लॉस हो रहा है, मेरा देश है, मेरे देश को प्रॉफिट होना चाहिए, फॉरेन कंट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिट ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी धीरे धीरे सोचा जाने लगा। निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, तो फर्स्ट है हमारा वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। लेबर ट्रैफिकिंग। ठीक है ना। यहाँ से उठ के कुछ लोग अच्छे पेमेंट के लिए आउटर कंट्रीज या आउटर स्टेट्स चले जा रहे हैं। चाइल्ड लेबर इंक्रीज हुआ। ठीक है। एजुकेशन लो हुआ। ठीक है ना। अब जिनके पास एजुकेशन नहीं होता है, या अगर उतना रिसोर्सेज नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं काम करते हैं कि उनका पैसा आ सके, उनका घर चल सके। एजुकेशन फिल्टर, देखो ये शुरुआत की बात हो रही है, आज की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, उस सेंस में भी देखना है। तो एजुकेशन स्टार्टिंग में जब आप देखोगे ना, तो फिल्टर सेक्शन को मिला है। ठीक है। और अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपने एक फिल्टरेशन थ्योरी भी पढ़ी होगी, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। ठीक है ना। तो वही हुआ कि एजुकेशन फिल्टर सेक्शन को ही मिल जाएगा। ठीक है। और इससे क्या होगी फिर, अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ है तो जिसको एजुकेशन मिला है, एक तरफ है जिसको एजुकेशन नहीं मिला है। इसको एजुकेशन मिला है, इसको नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है ये अर्न ज़्यादा करेगा, अर्न मोर। ये उतना पैसा नहीं कमा पाएगा, कोई लेबर रिलेटेड ही वर्क करेगा, फिजिकल एक्टिविटी ही करेगा, उससे उसको पेमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है। ये तो लड़ाई चल रही है इस टाइम पीरियड की। आज इसकी लड़ाई नहीं है, आज एजुकेशन सबके पास है। बट अब वही है कि एजुकेशन, मैं अभी का बता दे रहा हूँ, मॉडर्न में देखा जाए तो, यानी आज की बात करूँ तो, अब यही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसमें क्या है, स्किल प्लस नॉलेज होना चाहिए, या डिग्री जो भी कहो आप। और यहाँ सिर्फ डिग्री आप रखे हुए हो, नॉलेज नहीं है या स्किल्स नहीं है, तो आप ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते। ठीक है, ये आज की सच्चाई है। फिर क्या निगेटिव इम्पैक्ट हुआ, लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियन बनना शुरू हुए। क्यों, क्योंकि इन्हें वर्कर्स को सपोर्ट करना है। वर्कर्स मतलब यानी कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री दबा के प्रॉफिट कमा रही है, फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और एक सेकेंड, हाँ, फैक्ट्रीज को क्या हो रहा है, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वर्कर्स को बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट। और आज भी ये लड़ाई है, हर इंस्टीट्यूशन में देखोगे, खासतौर पे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ जो मोटा प्रॉफिट है वो तो ऑनर्स रख रहे हैं, लेकिन नीचे जो बांटा जा रहा है ना, वो बहुत लेस अमाउंट बांटा जा रहा है। ठीक है। या मैं आपको नॉर्मल एक एग्जांपल देता हूँ, कि आप इंडिया में चेक करो कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें 3 लाख पर इनम या 2 लाख पर इनम हो, पर मंथ, मतलब अगर इतना इनकम हो, तो आपको रेयर, बहुत कम जॉब्स ही मिलेंगी। ज़्यादातर आपको वही 15, 20, 25 हज़ार वाली जॉब। ठीक है, उनसे कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन वो जिस जगह काम कर रहे हैं, जहाँ उनको ये 15, 20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो क्या वहाँ पे वो कंपनी लॉस में जा रही है, या वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा रही है, ये चेक करना भी जरूरी है। कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो थोड़ा ज़्यादा भी पे करो। ठीक है। नेक्स्ट है कंजेस्टेड सिटीज़। अब कंजेस्टेड सिटीज़ हैं तो पेंडेमिक, डिजीजेज, सुसाइड, जो कि न्यूक्लियर फैमिली सबकी रह रही है सिटीज़ में, आप देखोगे जनरली सबकी न्यूक्लियर फैमिली है। डिप्रेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। कोई एक दूसरे से मैं खुद कुछ कुछ लोगों से ऐसे मिला हूँ, हस्बैंड भी वर्क कर रहे हैं, वाइफ भी वर्क कर रही हैं। मैं देखो इसके खिलाफ नहीं हूँ कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अब हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, और दोनों शाम के 7 बजे आ रहे हैं। अब कोई बच्चा है, उसको किसी ने क्लास में बुली कर दिया,
ठीक है ना, चिढ़ा वगैरह दिया। अब वो आके बताना चाहता है ये चीज़। अब उनके मदर फादर जो आए हैं वो 7 बजे आए हैं, ये घर में पहुंच चुका है। मान लो घर में इन्होंने एक नौकर भी रख दिया है। अब ये नौकर से उतना, समझ रहे हो ना, इमोशनली कैपेबल नहीं है कि वहां पे वो शेयर कर सके इन चीज़ों को। अब ये दोनों आए हैं, थके आ रहे हैं, खाना खाया खाया 8 साढ़े 8 तक, और वो सो गए। तो बच्चा के दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे मदर फादर को ना सिर्फ पैसों से मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे थिंकिंग ऑर्डर रहता है। तो बच्चा क्या सोच रहा है कि मदर फादर को सिर्फ क्या है, पैसों से मतलब है, मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। मदर फादर ऑन द अदर हैंड क्या सोच रहे हैं कि भाई शहर में रह रहे हैं, शहर में हर चीज़ें महंगी हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, रूम रेंट महंगा है, तो हमें अर्न ज़्यादा करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा सोच सकें। लेकिन ये बात तो वो छोटा सा बच्चा समझ नहीं रहा है। ठीक है, वो अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, इसकी जो दोस्ती भी होती है ना अपने ही एज वाले से, तो वो तो कोई, समझ पा रहे हो कि जैसे मान लो मुझे चोट लग गई, तो मुझे तो जाना डॉक्टर के पास चाहिए ना, मैं प्लम्बर के पास जाऊंगा तो इलाज थोड़ी होगा। तो इसके जो दोस्त हैं, अगर जैसी इसके पास प्रॉब्लम है, तो दोस्त इसका सॉल्यूशन थोड़ी बता पाएंगे। हाँ, कोई सीनियर बता सकता है, या कोई टीचर बता सकते हैं, या पेरेंट्स अच्छा बता सकते हैं। उसी एज का दोस्त तो नहीं बताएगा। सही बता भी सकता है, नहीं भी बता सकता, क्योंकि उसके पास भी नॉलेज है नहीं। तो कहीं ऐसे में बच्चा सुसाइड कर ले, डिप्रेस्ड हो जाए, ज़्यादा बात ना करता हो, ठीक है ना, इमोशनली अवेलेबल ना हो किसी के भी सामने। तो ये सारी चीज़ें सिटीज़ में देखी जा रही हैं आज के टाइम पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट्स, दंगे, ठीक है ना, रीजन्स को लेके कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। कार्ल मार्क्स ने भी बोल रखा है, उन्होंने मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव बता रखा है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो पहले तो ये जो कैपिटलिज्म है वो चलेगा, फिर सोसाइटी किसके तरफ चली जाएगी, सोशलिज्म की तरफ। सोशलिज्म से फिर हम चल जाएंगे एडवांस कम्युनलिज्म की तरफ। और उसके बाद फिर क्या होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी, यानी कोई क्लास नहीं होगा, रिच पुअर ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बराबर हो जाएंगे। ऐसा कार्ल मार्क्स का प्रिडिक्शन है फ्यूचर को लेकर। ठीक है, तो ये आपके ये आपका पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, आप लिख सकते हैं। डिस्कस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड क्रिटिकली एनालाइज द पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बूम फॉर द सोसाइटी, इट चेंजेस द मेनी थिंग्स सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली, गिव द आंसर इन योर आर्गुमेंट। तो आंसर आपको देना है इस आर्गुमेंट के बारे में। दोनों 150 वर्ड्स में आप लिख के मुझे भेज सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो वीडियोस को बड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।